सीता का विवाह जितिन से हुआ था, जिसकी कानपुर में दवाई की दुकान थी। इशिता के पिताजी उन्नाव में एक किराने की दुकान चलाते थे। वे परंपरावादी सोच के थे, इसलिए उन्होंने इशिता को ज़्यादा नहीं पढ़ाया और बीए के बाद घर बिठा लिया तथा उसका विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उनकी बेटी के विवाह में उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा खासा दहेज दिया, जिससे जितिन और उसके घरवाले संतुष्ट थे। जितिन की दुकान कई निजी अस्पतालों के पास होने के कारण बहुत अच्छी चल रही थी। उसका वैवाहिक जीवन भी सुखद चल रहा था। विवाह के 5 वर्ष के अंदर उसके 2 बच्चे हो गए, छोटी बेटी और बड़ा बेटा था। शाम का समय था। उस दिन जून के महीने में गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2 घंटे से बिजली नहीं आ रही थी और इशिता के घर का इन्वर्टर भी खराब हो गया था। वह जितिन की प्रतीक्षा करते हुए पसीने में नहाकर उसके लिए खाना बना रही थी। इतने में दुकान का नौकर भागता हुआ आया और हाँफते हुए चिल्लाया, जितिन भैया की बाजार में एक्सीडेंट होने से डेथ हो गई है। उनकी बॉडी सरकारी अस्पताल में रखी गई है, जल्दी चलो। यह सुनते ही इशिता के हाथ से प्रेशर कुकर छूट गया, जिससे इशिता के पैर में चोट लग गई। वह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। जितिन की माँ दहाड़ मारकर रोने लगी। पड़ोस की कुछ महिलाएं उनकी आवाज़ सुनकर आ गईं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जितिन की मां को संभाला। जितिन के पिताजी और छोटा भाई रोते हुए अस्पताल की तरफ भागे। दूसरे दिन सुबह उनका 10 बजे गंगा के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। घर में शोक छाया हुआ था। रिश्तेदारों के चेहरे पर दुख की छाया व्याप्त थी। जितिन के बच्चे जूही और सजल इतने छोटे थे कि वे स्थिति को समझ ही नहीं पा रहे थे। जया पूछ रही थी, लोग क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, पापा कहाँ गए, वो घर कब आएंगे। रिश्तेदार उन्हें बहलाते हुए कह रहे थे, तुम्हारे पापा कुछ दिनों के लिए दिल्ली किसी काम से गए हैं। जितिन की मृत्यु को 6 माह हो चुके थे। घर के अन्य सदस्य अपने अपने कामों में पुनः लग गए थे, लेकिन इशिता अभी भी सदमे में थी और प्रायः रोती रहती थी। जितिन की माँ पुराने विचारों की थी। वे इशिता को अपने बेटे की मौत के लिए ताने मारती रहती थी। इससे इशिता का उस घर में जीना हराम हो गया। जितिन की माँ के साथ साथ उसके भाई और पिता का व्यवहार इशिता के लिए दिन पर दिन खराब होता गया। उसकी सास कहती, तू मेरे बेटे को खा गई। अगर तू यहाँ और दिन रही तो तू मेरे दूसरे बेटे को भी मार देगी। जितिन का छोटा भाई इशिता को बुरी नज़र से देखने लगा। वह इशिता की कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। वह अपनी माँ से छुपकर उसकी मदद करने लगा, जिससे इशिता उसके जाल में फंस जाए। वह इशिता से अपनी माँ के व्यवहार की आलोचना करता था। एक दिन अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर वह इशिता के कमरे में आ गया और उसे गलत इरादे से पकड़ लिया। इशिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे ज़ोर से काट लिया और घबराकर जल्दी से घर से भागकर बाहर आ गई। उसने यह बात तुरंत फ़ोन करके अपनी सास को बताई। इशिता की शिकायत सुनते ही उसकी सास उल्टा उस पर ही बिफर पड़ी और बोली, तुझे मेरे सीधे साधे बेटे पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई। मैं देख रही हूँ तू उसे कुछ दिनों से फंसाने की कोशिश कर रही है। अब तेरे लिए यही ठीक होगा कि तू मेरे घर से अभी निकल जा। मैं नहीं चाहती हूँ कि तू मेरे घर का माहौल ख़राब करे। अगर मेरे लौटने से पहले तू मेरे घर से नहीं निकली तो मैं आज तेरा मुंह तोड़ दूँगी और तुझे मार मार कर अपने घर से निकाल दूँगी। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। इशिता रोने लगी और अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के पास उन्नाव चली गई। इशिता को लगा कि कुछ दिन बाद उसकी सास स्वयं ही उसे कानपुर बुला लेंगी। जितिन की मृत्यु के बाद ससुराल में उसके प्रति किए गए बुरे व्यवहार के बावजूद भी वह अपने ससुराल जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी हमेशा के लिए उठा सकें। महीने हो गए, ससुराल से उसे किसी ने एक बार भी याद नहीं किया। उसने निश्चय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर होकर अपने बच्चों की परवरिश करेगी, क्योंकि उसके भाइयों का व्यवहार भी कोई सकारात्मक नहीं था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, मैं कल से सिलाई का काम शुरू कर रही हूँ। मैंने लेडीज़ टेलर से बात कर ली है, वो मुझे कटिंग करके कपड़े दे दिया करेंगी, जिसे मैं सिल लिया करूँगी। उसके पिताजी ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, अगर तुम यहाँ रहकर काम करोगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे अपनी बेटी को भी नहीं खिला पा रहा है, इसकी लड़की ससुराल से लड़कर यहाँ आ गई है। अगर तुम्हें काम ही करना है
तो उन नाव से कहीं बाहर जाकर करो। इशिता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी एक सहेली कुमकुम से फ़ोन पर बात की, जो विवाह के बाद लखनऊ चली गई थी। कुमकुम ने उसकी सहायता का आश्वासन दिया और अपने पास आने को कहा। इशिता लखनऊ चली गई। उसके पति ने, जिनकी कपड़े की दुकान थी, इशिता के लिए काम ढूंढने में मदद की। उन्होंने कुछ लेडीज टेलरों से इशिता के लिए बात करके कुछ काम दिलवा दिया। इशिता घर से ही सिलाई का काम करने लगी। इशिता बीए करते हुए टेलरिंग का कोर्स कर लिया था और उसका हाथ सिलाई में बहुत साफ था। उसे कुछ ही दिनों में और भी टेलरों से काम मिलने लगा। शुरू में वह कुमकुम के घर में ही रही और बाद में उसने उसके घर के पास ही कमरा ले लिया। इशिता के अच्छे काम के कारण 1 वर्ष के बाद उसे इतना अधिक काम मिलने लगा कि उसके लिए अकेले इतना काम करना असंभव था। उसने कुमकुम को काम सिखाया और अपने साथ लगा लिया। कुमकुम भी इससे प्रसन्न थी, क्योंकि अब वह भी स्वतंत्र रूप से कमाने लगी थी, जिससे उसे आत्मनिर्भरता का सुखद एहसास हुआ। इशिता ने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उसके ससुराल वालों ने उसकी कभी सुध नहीं ली और मायके वालों की ओर से भी उसे कभी कोई खास मदद नहीं मिली। इशिता को प्रायः अकेलेपन का एहसास होता था, लेकिन वह अपने को काम में व्यस्त रखकर अकेलेपन को भूलने का प्रयास करती थी। इशिता ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अपने सारे शौक त्याग दिए और उसने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत की। वह बिना किसी छुट्टी के दिन के 10-12 घंटे काम करती थी। उसने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने। वह अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती थी, लेकिन वह अपने बच्चों के सभी शौक पूरे करती थी, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उनके पिता के ना होने के कारण किसी वस्तु से वंचित रहें और हीन भावना से ग्रसित हो जाएं। 20 वर्ष गुजर गए। उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। जया का रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर चंडीगढ़ में नौकरी मिल गई और सजल दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करने लगा। इशिता फिर से अकेली पड़ गई। उसने अपना काम जारी रखा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए उसका बहुत पैसा खर्च हो चुका था और बुढ़ापे के लिए उसे अपने लिए कुछ पैसा जमा करके रखना था। वह अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। इसी बीच उसके बच्चों ने अपने अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लिए और उनसे विवाह कर लिया। वे अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए और अपनी माँ से बहुत दिनों के अंतराल के बाद ही मिल पाते थे, वो भी बहुत कम समय के लिए। इशिता को अपने बच्चों से मिलने का मन होता था, लेकिन उनकी व्यस्तता और अपने काम के कारण वह उनसे दूर रहने पर विवश थी। इशिता को उम्र के इस पड़ाव में हाई बीपी और शुगर की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उन्हें रोज़ सुबह टहलने की सलाह दी। घर के पास वाले पार्क में रोज़ सुबह टहलने जाने लगी, जहाँ बहुत सारे लोग आते थे। इशिता को टहलने से ताजगी का एहसास हुआ और उसे पहले से अच्छा महसूस होने लगा। एक दिन इशिता टहलने के बाद पार्क की बेंच पर बैठकर सुस्ता रही थी। इसी बीच लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति, जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था, उनके पास आया और बोला, जब आप टहल रही थी तो आपका फ़ोन आपके पर्स से गिर गया था, यह लीजिए, संभाल कर रखा कीजिए। इशिता ने उन्हें धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल दी। एक बार इशिता के घर का बिजली का बिल गलत आया। इशिता उसे सही कराने विद्युत कार्यालय गई। इशिता के पूछने पर चपरासी ने कहा, आप सामने वाले केबिन में जाइए। जैसे ही इशिता ने केबिन का दरवाज़ा खोला, उसे एक सुखद आश्चर्य हुआ। वहाँ वही व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने एक दिन पार्क में उसे फ़ोन लौटाया था। उन्होंने भी इशिता को आश्चर्य से देखा और कहा, आइए बैठिए, आपने कैसे कष्ट किया। मुझे शैलेश जोशी कहते हैं, मैं यहाँ अकाउंटेंट हूँ। इशिता ने कहा, मेरा बिल गलत आया है। जोशी जी ने कहा, दिखाइए अपना बिल। कंप्यूटर पर बिल चेक करके कहा, पिछले महीने आपके मीटर की रीडिंग नहीं ली गई थी, इसलिए बिल गलत आया है। मैंने आपका बिल ठीक कर दिया है। उन्होंने चपरासी को आवाज़ देते हुए कहा, घमंडी लाल, मैडम से पैसे ले ले और मेहरा जी को बिल देकर रसीद ले आ और 2 कप चाय भी ले आ। एक दिन इशिता पार्क में योग कर रही थी, तभी उसने शैलेश जी को टहलते हुए देखा। उसने कृतज्ञता के साथ एक तरफ खिसक कर उन्हें बैठने का इशारा किया। शैलेश जी थोड़ी देर बैठकर चले गए।
और जाते जाते उन्होंने इशिता को अपने घर, जो पास में ही था, अगले रविवार को आने का आमंत्रण दिया। इशिता को शैलेश जी का आमंत्रण बहुत अच्छा लगा। वह बरसों से मशीन की तरह सिर्फ काम ही काम कर रही थी और उसने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला था। उस दिन इशिता को एक विशेष स्फूर्ति का आभास हुआ। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ रविवार की प्रतीक्षा की और बरसों बाद अपनी अटैची से एक फिरोजी रंग की नई साड़ी और उससे मैचिंग करता हुआ ब्लाउज निकाला। इशिता शैलेश जी के घर सुबह 10 बजे पहुंच गई। घर के बाहर एक छोटा सा लॉन था जिसमें हरी घास के चारों ओर कई गमले अनेक प्रकार के फूलों से भरे हुए थे। धूप पड़ने से रंग बिरंगे फूल और भी आकर्षक लग रहे थे। पोर्च में लाल रंग की चमचमाती सिटी होंडा खड़ी थी। बरामदे में पीली रंग की रस्सी से एक झूला लटका हुआ था। इशिता ने कॉल बेल का बटन दबाया और शैलेश जी ने दरवाज़ा खोला। वह सफ़ेद कुर्ता पैजामे, पतले हरे फ्रेम वाले चश्मे और काली चप्पलों में अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। उन्होंने इशिता को बड़ी गर्मजोशी से ड्राइंग रूम में पड़े मैरून रंग के लेदर वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया और मेड को कुछ खाने पीने को लाने का इशारा किया। कुछ देर बाद उनकी मेड ने सफ़ेद रंग की बोन चाइना क्रॉकरी में कॉफ़ी और कुछ ड्राई फ्रूट लाकर गिलास की सेंटर टेबल पर रख दिए। इशिता ने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए पूछा, आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? शैलेश जी बोले, मेरे दोनों बच्चे फ्रांस में नौकरी करते हैं। वे अपने परिवार के साथ वहाँ सेटल हो गए हैं। मेरी पत्नी की मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी थी, जब बच्चे छोटे थे। मेरी माँ ने उनकी देखभाल की। 5 साल पहले लंबी बीमारी के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। कुछ देर के लिए ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। इशिता ने शांति तोड़ते हुए दुख जताया और उनके संघर्ष की प्रशंसा की। शैलेश जी ने इशिता के परिवार के संबंध में पूछा तो इशिता ने उन्हें अपने विवाह से लेकर आज तक की सारी कहानी सुना दी। शैलेश जी द्रवित होकर बोले, तुम्हारा जीवन तो मुझसे कहीं अधिक कांटों भरा रहा है। तुमने हार नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हारे बच्चे सफल हैं। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। शैलेश जी ने इशिता को खाना भी खिलाया और उसने शाम को उनके घर से विदा ली। शैलेश जी ने अपनी कार से उसे घर तक छोड़ा। इशिता को शैलेश जी पार्क में रोज़ दिख जाते थे। इशिता को पार्क में उनकी प्रतीक्षा रहने लगी और जिस दिन वह दिखाई ना देते उस दिन इशिता बेचैन हो जाती थी। कभी कभी इशिता स्वयं से पूछती, मुझे ये क्या हो रहा है? मैंने जितिन के बाद सारी उम्र अकेले ही गुजार दी और इस उम्र में ये क्या हो रहा है? उधर शैलेश जी को भी इशिता से मिलकर जीने का बहाना मिल गया। यद्यपि उन्होंने कभी साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से इशिता समझ गई थी कि वे भी उसका साथ पसंद करते हैं। शैलेश जी अक्सर शाम को फ़ोन करके उसका हालचाल लेते रहते थे। एक बार उन्होंने कहा, तुम्हें घर का किराया देना पड़ता है। अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर वाले पोर्शन में रह लो। यह पोर्शन बहुत दिनों से खाली पड़ा है। इस बहाने मकान की देखभाल भी होती रहेगी। प्रत्येक रविवार को इशिता शैलेश जी के घर जाने लगी। वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुकी थी और शैलेश जी उसके साहस और संघर्षमय जीवन से। एक दिन शैलेश जी ने कहा, इशिता, अगर तुम माइंड ना करो तो हम अपने रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन के इस पड़ाव में एक समझदार साथी की ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा साथ दो। 47 वर्ष की उम्र में कई वर्षों बाद इशिता के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसने बड़ी धीमी आवाज़ में झिझकते हुए कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें इस समाज को भी देखना है। मैं इस संबंध में अपने बच्चों से कैसे बात करूँगी, यह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उस दिन इशिता शैलेश जी के घर से आकर उनके प्रस्ताव के संबंध में सारी रात सोचती रहीं। उनका दिल उनके दिमाग पर हावी हो रहा था। उनकी भावनाएं समाज की सारी बंदिशों को तोड़ देना चाहती थीं, लेकिन जब भी वह इस बात को अपने बच्चों से कहने के संबंध में सोचती, वह कांप जाती। उसमें इतना साहस नहीं था। वह सारी रात सो नहीं पाई। दूसरे दिन कुमकुम ने देखा कि इशिता का काम में मन नहीं लग रहा है। उसे यह बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक इशिता काम से कभी भी बोर नहीं हुई।
उसने इशिता से पूछा, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? इशिता कुछ नहीं बोली, लेकिन कुमकुम के बार बार पूछने पर उसने शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए अपने मन की बात उसे बताई। कुमकुम ने प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों से बात करूँगी। तूने सारी उम्र अकेले ही बहुत मेहनत की है, अब अगर तुझे कोई सहारा मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरे बच्चे भी तेरी फीलिंग समझेंगे। कुमकुम की बात का जूही और सजल ने कड़ा विरोध किया। इशिता के दामाद और बहू ने भी इस प्रस्ताव की खूब मजाक बनाई। जूही ने अगले दिन कुमकुम से फ़ोन पर कहा, मम्मी ने तो मेरी नाक कटा दी है। मेरी ससुराल में तो सब मम्मी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। अगर मम्मी ऐसा कुछ करती हैं तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे तो इस सोसाइटी में ही रहना है। सजल ने कुमकुम से कहा, दिमाग खराब हो गया है मम्मी का, अब बुढ़ापे में यह सब करने की क्या ज़रूरत है। मेरी वाइफ ने यह सुनकर मेरा जीना हराम कर रखा है। वो मम्मी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। मेरी सास कह रही थी कि अगर उन्हें यह पता होता तो वह अपनी बेटी की शादी मुझसे करने ही नहीं देती। पैर कब्र में लटक रहे हैं, चली हैं शादी करने, शर्म नहीं आती। यह सब सुनकर इशिता के साथ साथ कुमकुम को भी बहुत बुरा लगा। इशिता ने 2 दिन खाना नहीं खाया। वह अपने बच्चों की संवेदनहीनता पर और शैलेश जी की याद में रोती रही। उसने 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं किया। उसने पार्क जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शैलेश जी का सामना कर सके। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रण करके शैलेश जी को भूलने का फैसला कर लिया। वह शैलेश जी से पिछले 2 महीने से नहीं मिली और ना ही फ़ोन पर कोई बात की। यद्यपि कोई ऐसा दिन ना जाता जब उसने शैलेश जी के संबंध में न सोचा हो। उसने अपना नंबर भी बदल लिया। इन्हीं दिनों उसने अखबार में हरिद्वार के एक वृद्धा आश्रम द्वारा दिया गया नौकरी का विज्ञापन पढ़ा और उसके लिए आवेदन कर दिया। 2 महीने बाद यह सोचकर यदि वह शैलेश जी से दूर रहेगी तो शायद उन्हें भूल सके, अपनी जमा पूंजी लेकर उस वृद्धा आश्रम में कार्य करने चली गई। आश्रम वालों ने उसे आश्रम में ही रहने की अनुमति दे दी। कुमकुम ने उसे डबडबाती आंखों के साथ स्टेशन जाकर विदा किया। इधर शैलेश जी कई दिन से इशिता को पार्क में न पाकर बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने इशिता को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन हमेशा बंद आता था। शुरुआत में इशिता वृद्धा आश्रम में अपना काम करके गुमसुम बैठी रहती थी। धीरे धीरे इशिता ने कार्यालय का काम सीख लिया और उसे वृद्धा आश्रम में आने वाले नए वृद्धों की जिम्मेदारी दे दी गई। वह अपने काम में व्यस्त रहकर शैलेश जी की यादों से भागना चाहती थी, लेकिन उनकी यादों ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बच्चे, जिनके लिए उसने अपना जीवन लगा दिया और कभी अपने सुख के लिए कुछ नहीं किया, वही बेटे उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे और इतना पढ़ लिख कर भी पुरानी सोच से जकड़े रहेंगे। उसकी आंखें शैलेश जी के संबंध में सोचकर भारी हो जाती थीं, क्योंकि वह जानती थी कि वे भी उसे बहुत याद करते होंगे। एक दिन आश्रम के प्रबंधक ने उसे बुलाकर कहा, आज शाम को हमारे आश्रम में 2-3 वरिष्ठ नागरिक रहने आ रहे हैं। तुम उनके लिए 24 नंबर कमरा खुलवाकर उसकी सफाई करवा दो। स्टोर से नए बेड निकलवा दो और उनके लिए बिस्तर, चादर और तौलिए भी रखवा देना। शाम 5 बजे तक 2 वृद्ध व्यक्ति आश्रम में आ चुके थे, जो अपने बेटों के विदेश में रहने के कारण यहाँ आए थे। इशिता ने उनके लिए सारा प्रबंध कर दिया। शाम के 8 बज चुके थे। आश्रम में खाना चल रहा था। इशिता ने अन्य वृद्धों के साथ खाना खाया। खाने के बाद वह उन्हें दवाइयाँ दे रही थी। आश्रम के सभी वृद्ध उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह उनका बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह ध्यान रखती थी। दवाई देकर इशिता उनसे बातें कर रही थी। तभी आश्रम का चौकीदार आया और इशिता से बोला, बहन जी, एक बुजुर्ग गेट पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ रहने के लिए आए हैं। इशिता चौकीदार के साथ उन्हें लेने गेट पर गई। इशिता गेट पर बैठे व्यक्ति को ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि गेट का बल्ब खराब हो गया था। इशिता ने कहा, आपका स्वागत है, आप मेरे साथ चलिए। चौकीदार ने उनका बैग उठा लिया। आश्रम की गैलरी में आते ही वह चौंक गई, जब उसने बल्ब की रोशनी में देखा कि यह तो शैलेश जी ही हैं।
उसने चौकीदार से उनका सामान 24 नंबर कमरे में रखने को कहा और उनके साथ आश्रम की कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कार्यालय में आ गई। उसकी आंखें चमक गईं, लेकिन अत्यंत प्रसन्नता और आश्चर्यचकित होने के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसने संभलते हुए कहा, आप यहाँ? अब तक शैलेश जी ने भी इशिता को पहचान लिया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शैलेश जी चौंक कर बोले, इशिता, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अब मैं तुमसे इस जीवन में कभी मिल भी पाऊँगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। मेरा बड़ा सा मकान मुझे काटने को दौड़ता था। मेरा ऑफिस के किसी भी काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद ज़िंदगी कैसे बिताई है। मैंने इस आश्रम की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसलिए मैंने नौकरी से BRS ले लिया और यहाँ आ गया। मैंने 1 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन जब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता लगा तो मैंने उम्मीद छोड़ दी और रहा जीवन गुमनामी में इस आश्रम में बुजुर्गों के साथ बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम मुझे बिना बताए अचानक गायब हो गईं। मेरी क्या गलती थी? यह कहते कहते शैलेश जी का गला रुंध गया। इशिता उनकी बात सुनकर बहुत दुखी होकर रोते हुए बोली, मेरे बेटों ने हमारे रिश्ते के बारे में बहुत बुरा भला कहा, जिससे मैं बहुत निराश हो गई थी। मुझे आपको अपने मुंह से यह बात बताने की हिम्मत न हुई। मेरी आत्मा ने मुझे आपका सामना करने की हिम्मत भी ना दी। मैं यह बात बताकर आपका दुखी चेहरा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं मजबूर होकर आपसे बहुत दूर आ गई। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, इसीलिए आप मेरे यहाँ होने के बारे में ना जानकर भी यहाँ आ गए। भगवान ने ही आपको यहाँ भेजा है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ आपकी सेवा कर सकूँगी। कुछ देर बाद जब वे दोनों सामान्य हुए तो इशिता ने उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज किया और आश्रम में उनके प्रवेश से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी की। इसी के साथ सहयोग से मिले इशिता और शैलेश जी एक अनाम रिश्ते के साथ हरिद्वार के उस वृद्धा आश्रम में एक बार फिर प्रसन्नता के साथ रहने लगे।